और कल हमने 9वीं बार एशिया कप जीता और 3 बार पाकिस्तान को हराया। पहले ओपनिंग राउंड में, उसके बाद सुपर 4 में और इसके बाद कल हराया। और कल के मैच में जिस तरीके से दोनों बार हमने कमबैक किया, पहले 10 ओवर में उन्होंने 90 रन बना लिए, उसके बाद उनको 143 पे आउट करना। आई थिंक कुलदीप की बहुत शानदार बॉलिंग थी। और उसके बाद जब 3 विकेट 20 पर आउट हो गए थे और सुनील गावस्कर साहब बहुत गुस्सा भी हो रहे थे कि अननेसेसरी वो था, अननेसेसरी वैसे जो शॉट्स खेले गए थे। लेकिन तिलक और पहले संजू सैमसन और फिर शिवम दुबे को समझ में आ गया कि यहाँ पे ना ये पिच ऐसी है कि आप हर बॉल पे नहीं मार सकते, आपको वेट करना होगा। हाँ, बस ओवर में एक गंदी बॉल मिल जाए उसको आप धो देंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जिस तरीके से हैरिस राउफ का भरता बनाया गया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो कर्मा था उनका, हैरिस राउफ का जो हुआ। और तिलक वर्मा ने 69 नॉट आउट। आई थिंक अराइवल ऑफ अ न्यू हीरो मेरे ख्याल से। अच्छा, ये आई थिंक अगले आईपीएल में वैसे मुझे लग रहा है कि अभिषेक, तिलक और इनके मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक्स होंगे। और भारतीय क्रिकेट अब एक बहुत सेफ उसमें है। आप देखिए कोहली, जडेजा, रोहित सब धीरे धीरे रिटायर हो गए। पर इस मैच में हार्दिक भी नहीं थे, फिर भी हमने कितना शानदार एक जीत खाई। एक भी मैच नहीं हारे हम यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पूरी की पूरी मैच फीस जो है वो उन्होंने जवानों के नाम की। मेरे लिए इस मैच के 3 हीरो रहे, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और शिवम दुबे। आई थिंक शिवम ने खास तौर से बहुत ज़्यादा शानदार बैटिंग की। अच्छा, मैच तो देखा, उसके बाद वेट कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन हो तो ताकि सोएं, वो प्रेजेंटेशन ही नहीं होके दे रही है। फिर मैं सो गया, मैं कहा कि ये तो कुछ ना कुछ लोचा है। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर अब उन्होंने फिर डर्टी पॉलिटिक्स की। अब वो अड़ गए कि मोहसिन नकवी देंगे ट्रॉफी। अब मोहसिन नकवी जो है ना, भारतीय टीम ने मना कर दिया कि हम उनसे नहीं लेंगे ट्रॉफी। अब मोहसिन नकवी जो है ना, वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उतरूंगा स्टेज से। अब मोहसिन नकवी सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते तब तक ठीक था, वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। हाँ, क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं और उनके होम मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड लाइन प्ले करिएगा प्लीज। जो लोग थोड़ा सा इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करें ना, उनके लिए बात बतानी बहुत जरूरी है कि क्यों भारतीय अराइवल ऑफ अ न्यू हीरो मेरे ख्याल से। अच्छा, ये आई थिंक अगले आईपीएल में वैसे मुझे लग रहा है कि अभिषेक, तिलक और इनके मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टॉक्स होंगे। और भारतीय क्रिकेट अब एक बहुत सेफ उसमें है। आप देखिए कोहली, जडेजा, रोहित सब धीरे धीरे रिटायर हो गए। पर इस मैच में हार्दिक भी नहीं थे, फिर भी हमने कितना शानदार एक जीत खाई। एक भी मैच नहीं हारे हम यहाँ पर। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पूरी की पूरी मैच फीस जो है वो उन्होंने जवानों के नाम की। मेरे लिए इस मैच के 3 हीरो रहे, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और शिवम दुबे। आई थिंक शिवम ने खास तौर से बहुत ज़्यादा शानदार बैटिंग की। अच्छा, मैच तो देखा, उसके बाद वेट कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन हो तो ताकि सोएं, वो प्रेजेंटेशन ही नहीं होके दे रही है। फिर मैं सो गया, मैं कहा कि ये तो कुछ ना कुछ लोचा है। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर अब उन्होंने फिर डर्टी पॉलिटिक्स की। अब वो अड़ गए कि मोहसिन नकवी देंगे ट्रॉफी। अब मोहसिन नकवी जो है ना, भारतीय टीम ने मना कर दिया कि हम उनसे नहीं लेंगे ट्रॉफी। अब मोहसिन नकवी जो है ना, वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उतरूंगा स्टेज से। अब मोहसिन नकवी सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते तब तक ठीक था, वो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं और क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। हाँ, क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं और उनके होम मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड लाइन प्ले करिएगा प्लीज। जो लोग थोड़ा सा इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करें ना, उनके लिए बात बतानी बहुत जरूरी है कि क्यों भारतीय टीम ने उनसे ये एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान के देश का अगर होम मिनिस्टर आपको ट्रॉफी देगा तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्टली एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, जो कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हैं। जो जिस तरीके से जो पहलगाम कैंप्स वगैरह में तो तार जुड़े ही एग्जैक्टली, तो इसके लिए उन्होंने नहीं ली ट्रॉफी। और ये बहुत अच्छा स्टेप था जो आपने ट्रॉफी नहीं ली उनसे। पीएम मोदी ने भी बधाई दी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी इंक्लूड किया उसमें। और बहुत लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तो जीते ही हम, कल ऑपरेशन तिलक भी चल गया, तो चलिए अच्छा, अच्छी बात रही। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। अच्छा, एक क्यू तो ये हो गया, थोड़ा सेंटिमेंट तो इंप्रूव हो ही जाता है ओवरनाइट जो डेवलपमेंट इधर हुए। पर इसके अलावा आज के मार्केट्स के लिए कहाँ का नजर रखोगे आप? क्या संकेत हैं आज के लिए? कैसे देखिए, सबसे पहली बात, एचयूएल के अपडेट मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब है। आप ना जो मर्जी कह दीजिए, आप कह दीजिए कि डी स्टॉकिंग की लोगों ने, पेंट्री परचेजेस कम हुई,
ये कह दीजिए कि एचयूएल थोड़ा सा किचन सिंकिंग कर रहा है, नए सीईओ के उसमें अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। और एक बात बताऊं आपको, ये हो सकता है कि अगले यहाँ से लेके अगले कुछ हफ्तों तक ही अगर एचयूएल में गिरावट आए तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत शानदार मौका हो, ये हो सकता है। लेकिन Q2 में फ्लैट से सिंगल डिजिट ग्रोथ की वो बात कर रहे हैं, और खरीदारी टलने का असर वो कह रहे हैं अक्टूबर तक रहेगा, और अक्टूबर भी सॉफ्ट रहेगा। ये मुझे बात पची नहीं। देखिए, हम सबको ये पता था कि 15 अगस्त से 22 फेज था, उसमें लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन जरूर करेंगे। लेकिन आप ये बात ऑटो के लिए कह सकते थे, जहां पे 1 लाख का 2 लाख का कट आ रहा था कि भाई गाड़ी सीधा 2 लाख रुपए सस्ती हो रही है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, मैगी, मतलब मैगी तो खैर नेस्ले की, बट मतलब एफएमसीजी, बिस्किट, मतलब टॉयलेट पेपर, चाय पत्ती। मुझे चाय पत्ती अगर आज चाहिए तो मैं थोड़ा ना 22 तारीख तक ही वेट करूंगा, मैं कि भाई 22 तारीख तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो डिओड्रेंट, मतलब आप सुबह डिओड्रेंट तो लगा के आएंगे ना कम से कम। तो ये मतलब ये परचेज कोई क्यों टालेगा, मुझे थोड़ा सा ये जमा नहीं मामला। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन में अभी भी थोड़ी पेन बाकी है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जीएसटी कट के बाद भी ऑटो दबादब चला, एफएमसीजी नहीं चला। आप एक बार ना चार्ट देख लीजिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। टेक्निकली दोनों को चलना चाहिए था ना। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे, निफ्टी दोनों का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, ये एफएमसीजी है 2.3% नेगेटिव है एक्चुअली एफएमसीजी, और यही आप चार्ट ऑटो का रखिए 6% ऊपर है ऑटो, है ना। तो ये आपको ना कहीं एक इशू दे रहा है कि शायद अभी भी थोड़ा सा एक दर्द बाकी है। और अब बाजार की नज़र आएगी 1 अक्टूबर को जो ऑटो सेल्स आने। ट्रस्ट मी, अगर इन्होंने डिसअपॉइंट किया ना तो फिर मार्केट के पास जगह नहीं है कहीं छुपने की, क्योंकि ये एक इकलौता सेक्टर है जो चल रहा है मार्केट में, ऑटोज। और 1 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, तो 1 अक्टूबर उस हिसाब से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आज ग्लोबल कारणों के चलते, कुछ देर में और समझेंगे, ग्लोबल कारणों के चलते थोड़ा सा गैप अप है, और वीकेंड पर ट्रम्प साहब भी शांत रहे। अब वो कुछ ना बोलें वही बड़ा पॉजिटिव की हो जाता है आजकल, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन पता है हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, एफआई की सेलिंग अब उस लेवल पर आ गई है जो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 5,500, 6,000 करोड़। और फ्राइडे को आई थिंक सिर्फ एफआई सेलिंग नहीं थी, फ्राइडे को रिटेल और एचएनआई का सेंटीमेंट भी काफ़ी खराब हुआ है। फ्राइडे की मार्केट ब्रेड्थ आपको बता रही है, मतलब इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ फ्राइडे को, एक बार जरा एनएससी का एडवांस डिक्लाइन देखिएगा फ्राइडे का, किस तरीके से गैप बढ़ता गया, ये मतलब इतना खराब खुलने के बाद। लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग है, वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये मार्केट जो है ना बहुत जल्दी बदल जाता है। अभी भी इतना होने के बाद भी हम मंथ टू डेट पॉजिटिव है, क्योंकि उससे पहले हमने 11 दिन की बैक टू बैक रैली भी देखी थी, 10 या 11 दिन की बैक टू बैक रैली भी देखी थी। तो सितंबर में निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, और मिड कैप 1.2% ऊपर है। इस बीच में दिक्कत क्या रही है, आपके 2 बड़े पिलर कोलैप्स हुए हैं, आईटी जो 4% नीचे है, और एफएमसीजी जो करीब करीब अभी हमने देखा भी 2.25% के करीब नीचे है। बाकी इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, मेरे ख्याल से जो गिफ्ट निफ्टी में कर सकते होंगे वो तो ऑलरेडी सेल कर रहे होंगे, मतलब सुबह किया ही होगा उन्होंने, जब एक बार के लिए 140-145 पॉइंट दिखा रहा था, अब वो ऑलरेडी कूल ऑफ हो गया, करीब करीब 100 पॉइंट रह गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो एचयूएल के अपडेट्स आते हैं, और साथ साथ पेरिफेरल जहां जहां बाजार की नजर रहेगी, जहां जहां हमारी नजर रहने वाली है। बहुत पेन, और फ्राइडे का सेशन तो बाकी डराने वाला था, मतलब पेन माउंट होता ही चला गया। ऐसे में अब इस मार्केट्स में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, अब तो अब डर लगने लगा है, क्या करूं? देखिए, छोटी अवधि में ट्रेंड के साथ रहें, और ट्रेंड सेजन रैली का है, तो एक बार के लिए तो इस गैप अप के फेल होने का रिस्क रहेगा। एक्चुअली टेक्निकली ऑलरेडी हो चुका है, गिफ्ट निफ्टी जो 150 पॉइंट ऊपर था अब वो सो ही रह गया है, ठीक है। 24,800 से 24,850 का जो जोन है, हो सकता है उससे कम पे ही हो जाए, उस पर सेल करके 24,900 का एक स्टॉप लॉस आई थिंक एक लॉजिकल ट्रेड होगी, पहली ट्रेड यहाँ पर। उसके बाद मैं नज़र रखूंगा पूरे दिन के ट्रेड पर। 6 दिन से हम लोअर हाई बना रहे हैं। आज 2 में से एक चीज़ हो जाए, या तो हायर हाई बन जाए या हायर लो बन जाए। एक उम्मीद तो ये रहेगी कि एटलीस्ट इतने बड़े गैप अप के बाद आप एटलीस्ट हायर लो तो बनाएंगे। वो सिलसिला तोड़ना ज़रूरी है, और अगर हायर हाई भी बन गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन आज अगर बड़े गैप पर आपने लोअर लो बना दिया, मतलब लोअर हाई तो खैर रिस्क रहेगा ही, अगर आपने फ्राइडे का लो तोड़ दिया आज बड़े गैप अप के बाद, तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बाजार में इस समय सिर्फ 2 सेक्टर चल रहे हैं, वो हैं ऑटो और डिफेंस। ऑटो, डिफेंस, और फ्राइडे को तो इन्होंने भी दम तोड़ दिया। अगर आप फ्राइडे का आखिरी घंटे का चार्ट देखेंगे तो ऑटो और डिफेंस इन्होंने भी कहा कि बस हमसे भी नहीं होगा, हमने जितना करना था वो कर दिया, तो फ्राइडे को ये भी गिर गए, वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि
सेक्टर यही दो हैं आपके पास चलने के लिए। अगर आपको लॉन्ग कैरी करना है ना तो इन्हीं सेक्टर्स में करने होंगे, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी, टेलमेंट मिलेगी तो इन्हीं सेक्टर की वजह से मिलेगी। आईटी और फार्मा में आज हो सकता है थोड़ी कवरिंग हो जाए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, थोड़ा सा फार्मा पे और कुछ नया नेगेटिव नहीं आया तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रहेगी, लेकिन इन दो सेक्टर्स में आप पोजीशन को कैरी नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा आपके लिए इस समय में ना। अब देखिए ये मैं इसलिए नहीं करूँगी क्लीशे है, बाजार में इस समय आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की अप्रोच रखनी होगी, ट्रेडिंग अप्रोच की बजाय। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को आपको गिरावट में एसआईपी करनी होगी बेसिकली। वो हमारा डिप सिप। हाँ, डिप सिप, जैसे जैसे HUL है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से लेके अगले 1-1.5 महीने तक गिरता है तो मेरे ख्याल से वो एक ऑप्शन होगा आपके लिए। ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ उनका बनेगा जो बहुत जल्दी, जो कोई व्यू से मैरिड नहीं होंगे, जो बहुत जल्दी अपना व्यू चेंज करेंगे और लॉन्ग शॉर्ट उस हिसाब से बहुत जल्दी दूसरी शिप में जंप कर पाएंगे। अगर आप वो कर सकते हैं तो ये मार्केट आपके लिए फैसिनेटिंग मार्केट है वैसे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो नहीं कर सकते, जो एक ही साइड की ट्रेड लेके चल सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मार्केट टफ रहेगा। है टफ मार्केट, एक्चुअली टफ है मार्केट। ये हमारी रणनीति। आज की स्पेसिफिक्स पे उतरते हैं, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे। गिफ्ट निफ्टी कुछ रिस्पाइट दिखा रहा है, हाँ थोड़ा सा हल्का हुआ है। वैसे सुबह जब 6:30 बजे पहला अपडेट आया था तब तो वो 150 पॉइंट के आसपास का उछाल था। अब इस समय 100 पॉइंट के आसपास की तेजी, लेकिन बढ़िया गैप के साथ ही ऑलमोस्ट आधे % के उछाल के साथ हम लोग सेशन की शुरू है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट इकलौता ऑप्शन राइटर का जोन जो है 24,500 से 24,550, क्योंकि उसके नीचे हम बात कर चुके हैं। वो रीसेंट लोज जो थे 24,350 24,400 के, वो ओपन हो जाएंगे। अगर निफ्टी 24,600 से 24,650 होल्ड करे, ऊपर गैप अप के बाद नीचे आने के बाद अगर इस जोन को होल्ड करे, तभी एक 24,550 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। या एक अप्रोच ये रहेगी आशीष, हो सकता है आज मार्केट हमको सबको सरप्राइज करने के मूड में हो, गैप अप हो सकता है वो टिक जाए, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए, और अगर हो सकता है आप 24,900 के ऊपर निकल जाए। अगर आप 24,900 के ऊपर निकल गए ना और टिक गए, टिकना जरूरी है, तब मार्केट ये आपको एक साइन देगा कि ये वाली जो वन वे डाउन साइड चल रही थी शायद वो खत्म हो रही है। इन दैट केस आप एक छोटे से स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं और चेस कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही एकदम आउटलायर है। अभी तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी कम ही दिख रही है। इसको देख के वो बार बार याद आता है क्या सही टाइम पे हम लोग बाहर निकले सिस्टम से। बिल्कुल लास्ट फ्राइडे, उसके बाद भारतीय बाजार रुला दिया है। देखिए मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, मैं 100% कहूँगा कि हमने एक व्यू लिया था 25,325 के आसपास, हमने एक व्यू लिया था कि अब आप लॉन्ग से बाहर हो जाए। वहाँ से बाद से हाँ शॉर्ट के स्विंग हम नहीं पकड़ पाए, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक जो होता है ना कि एक पॉजिटिविटी थी कि थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा लॉजिक के परे था उस टाइम, लॉजिक के परे था उस समय, बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू लेना तो वो, लेकिन हमने उसमें उसके बाद लॉन्ग से बाहर आके वो का व्यू लिया था, लेकिन शॉर्ट का व्यू नहीं लिया। उसका थोड़ा सा एक वो मलाल रहेगा, लेकिन खैर ठीक है, हर स्विंग आप नहीं पकड़ सकते। बहुत ही बढ़िया। पर कुछ बचा नहीं इस बाजार में। ऑटो डिफेंस तक की बात हो गई, फ्राइडे को मुनाफा वसूली, बैंक्स कहाँ बचते, बैंक्स फ्राइडे को 1% दबाव, सारे अहम स्तर तोड़ते हुए। निफ्टी बैंक पे क्या करा जाए, क्या लेवल्स वॉच किए जाए? देखिए निफ्टी बैंक में पहली रेजिस्टेंस आएगी 54,600 से 54,700। मैंने बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स देखे हैं और हम बहुत ही प्रिकेरियसली प्लेस्ड हैं आशीष निफ्टी बैंक पर। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहली रेजिस्टेंस है यहाँ पर, उसके नीचे बंद हुए हैं 20 वे मार्क। ओके। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 54,800 से 55,000 की रहेगी, ऑप्शन राइटर का जोन जो है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रिकेरियसली प्लेस्ड है, एक बार बैंक निफ्टी का ना 6 महीने का चार्ट रख दीजिए बस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों प्रिकेरियसली प्लेस्ड हैं। हमने जो लोअर सपोर्ट आपको 53,800 54,100 का है, ध्यान रखिएगा इस बार तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो रही है कल, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो अब टेक्निकली तो आप ऑप्शन से सपोर्ट ले ही सकते हैं। और बड़ा सपोर्ट फिर 53,600 से 53,800 जो आपका डबल बॉटम था रीसेंट वाला। बैंक निफ्टी पर वेट एंड वॉच रखें। अच्छा एक और चीज़, बैंक निफ्टी में पॉलिसी भी आ रही है अब, तो पॉलिसी के बाद एक व्यू बनाएंगे इस पर। पॉलिसी सामने खड़ी है, वेडनेसडे सुबह 10 बजे आनी है क्रेडिट पॉलिसी। आज से 3 दिनों की एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी।
खैर, ये हो गया निफ्टी, ये हो गया निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। अब आइए आज के सेशन के बिग स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए, समझा जाए कौन कौन से अहम स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखें और क्यों। कौन कौन से सिंगल आउट करे आपने? पहला तो HUL है। देखिए, इसको मैं रेड ले रहा हूँ विद द नॉलेज कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता था और कुछ हद तक मार्केट इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था, लेकिन खुलेगा नीचे एक बार। अब उसके बाद आपको बेचना है या नहीं बेचना, ये आपका कॉल है, लेकिन एक बार के लिए नीचे खुलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि Q2 के रेवेन्यू में लो सिंगल डिजिट रहेंगे, अक्टूबर भी उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी खराब आएगा, नवंबर से आएगी रिकवरी आनी है। तो भाई साहब, ऐसे में मार्केट आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड नहीं करेगा। हो सकता है कि एक स्टॉक गैप डाउन के बाद बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन मतलब अभी वो होप रहेगा, बस वो होप रहेगा, बस अब वो होप रहेगा। अब वो आपने वो एक कैरेट लटका दी। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जो नई CEO जी जो हैं, वो थोड़ा सा, कोई भी CEO जो आता है ना, वो पहले एक बार ये कहता है कि देखिए मेरी गलती नहीं है। बैंकों में हम उसको किचन सिंकिंग बोलते हैं, बाकी कंपनीज में क्या करती हैं, एक बार के लिए आके बोलते हैं देखिए मेरी गलती नहीं है, अभी तो पिछले वो जो चल रहे हैं उनका चल रहा है, मैं उसके बाद अगले क्वार्टर से मेरा परफॉर्मेंस देखिएगा। तो और होता भी है ना, वो एक मौका मिलता है किसी भी नए CEO को पुराना जो है उसमें दिखाने के लिए कि उसके बाद देखेंगे हम। और स्टॉक भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक कोई 3000 पर है, 2500 पे स्टॉक भी आया है, लेकिन जो भी है रेड में ले रहा हूँ इसको। और इसी की वजह से मैं ब्रिटानिया कह रहा हूँ, ये गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको और डाबर, ये 3 स्टॉक्स को और रेड में ले रहा हूँ मैं, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इनका एक रब ऑफ इम्पैक्ट आएगा। तो आज पूरा का पूरा जो FMCG पैक है वो पूरा का पूरा बेसिकली आज रेड में हो गया। आप चलिए, शायद हमारी टीम ने मिस कर दिया, लेकिन ये 3 और स्टॉक मैंने कहा था कि ऐड करिएगा, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि जो UK गवर्नमेंट है वो JLR के सपोर्ट में आई है। उन्होंने $1.5 बिलियन की लोन गारंटी की, वो बताइए, और कुछ ना कुछ स्क्रीन बता रही थी आपको, इतनी अच्छी इतनी खराब खबरों पे भी स्टॉक बियॉन्ड पॉइंट नहीं गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसका एक थोड़ा सा एक सेंस था कि आज शायद थोड़ी सी यहाँ पर कवरिंग आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक मैनेजमेंट चेंजेस भी हैं, वो जो बालाजी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, और यहाँ पर शैलेश जी का प्रमोशन हो रहा है, तो आई थिंक उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। इसके अलावा हाइकल को मैंने रेड में लिया है। हाइकल में US FDA से 31 अगस्त को एक वार्निंग लेटर मिला है, और इसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यू है उनमें एक डिले आएगा। तो ये अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करेगा हाइकल, लेकिन इसको रेड में लिया है। और फाइनली एक ऑयल इंडिया, इसको मैंने ग्रीन में लिया है क्योंकि आप पिछले हफ्ते भी हमने एक बार इसको लिया था, अच्छा चला था उस दिन। $70 के आसपास ही एक क्रूड बना हुआ है और चार्ट पर भी मजबूत है। अच्छा, अभी कल गवर्नमेंट के पैनल ने भी बात की कि थोड़ा ऑयल कंपनीज का वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए, हमारे स्टेट ऑयल कंपनीज जो हैं। वैसे बात वो HP BP की थी शायद, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनसे ज़्यादा बेटर ऑयल इंडिया है, क्योंकि ये क्रूड की तेज़ी जो है ये इनके फेवर में आएगी। तो इस वजह से इसको भी ग्रीन में दिया आज। ओके, इनका तो एक्सप्लोरेशन का अपडेट भी आया वीकेंड पे। खैर, ये हो गया आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि वो जो Q2 का बिजनेस अपडेट शेयर करा है वो कमजोर, और उसी का शायद रब ऑफ बाकी इसके पीयर FMCG कंपनीज पे। तो कोई गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको भी आज के लिए शायद पस्त रहे। पर टाटा मोटर्स बढ़िया 2 बिजनेस अपडेट्स हैं। एक, UK सरकार बैक कर रही है, गारंटी दे रही है लोन की, प्लस मैनेजमेंट रीजिग है। डिटेल आगे उतरेंगे जब यतिन से बातचीत शुरू करेंगे। ऑयल इंडिया एक्सप्लोरेशन, एक तो कच्चा तेल हुआ, मैनेजमेंट वो वैल्यूएशंस की बात हुई, एक्सप्लोरेशन के अपडेट्स हुए, सब मिला मिलू के ग्रीन ही रखिएगा, और हाइकल को लाल लेके चलते हैं। अपना काम भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में खबर डिक्सन टेक को लेकर आई थी कि 5% स्टेक एक्वायर करेंगे वो क्यूटेक इंडिया में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जिस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट और कारोबार बढ़ा रहे हैं, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ये 5 साल में आंध्र प्रदेश में टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी तो अपने मोर्चों पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये जो ट्रम्प की तलवार है वो काफ़ी धारदार गिरी है EMS स्पेस को लेकर। खबर पर आपकी राय, साथ ही पूरे काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प की नीतियों पे तो ज्यादा कुछ बोलना संभव नहीं है, वो कब क्या करेंगे वही जानते हैं।
और किस तरीके से वो टैरिफ स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं वो भी खुद ही जानते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट्स वगैरह वो डिजाइन कर लेते हैं, आधे से ज्यादा हिसाब किताब किसी को समझ में नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा कमेंट करना तो मुश्किल है। सडनली इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जिस टाइप की स्केल और जिस टाइप की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो टोटली डोमेस्टिक बिजनेस पे ड्रिवन तो नहीं था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी था। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम डिक्सन जैसी स्टोरीज में ये है कि बहुत ज्यादा प्राइस्ड है टू परफेक्शन, लगभग सब कोई 80-90 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर पूरी स्पेस में मुझे देखना हो तो शायद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि ऑलरेडी ऊपर से पहले ही करेक्ट हो चुका है, तो वो ठीक ठाक है लगभग फॉरवर्ड नंबर्स पे, आप समझिए अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे 44 टाइम। बट बाकी के कंपैरिजन में वो मुझे बेटर प्लेस लगता है और मुझे लगता है वहां पे फॉरवर्ड अर्निंग्स में अपवर्ड रिवीजन की भी गुंजाइश है। बट बाकी अक्रॉस द स्पेस जो वैल्यूएशंस पे ये लोग ट्रेड करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा कोई भी नेगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी कम है, क्योंकि सारे काउंटर्स अगर आप देखें तो लगभग 80-90-70 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहे हैं, तो उस वजह से कोई भी नेगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इन स्टॉक्स में काफी कम रहती है। तो अगर मुझे इस पे इसमें एक बेट करना है तो मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बेट लेना चाहूंगा रादर देन डिक्सन या सिरमा वगैरह। बहुत संक्षेप में मैं आता एक स्टॉक पे, लेकिन एक क्रॉस फैक्ट यहाँ पे, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे शरद जी। मेरे ख्याल से केन्स की तो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में भी है, लास्ट इंटरेक्शन जो मेरे साथ हुआ था, तो उसको कुछ हद तक आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा जी भी। बिल्कुल, अगर आप टिपिकली इस न्यूज पे बेट कर रहे हैं तो आप देंगे, लेकिन वही वैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है मेरा वहां पे, वो अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। लगभग 94 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहा है। आप 45-40% ग्रोथ रेट 2 साल में एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्ड इन है। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप इस न्यूज़ से संबंधित होकर देखें तो शायद केन्स पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर मेरे ख्याल से शरद जी की चॉइसेस दूसरी है। थोड़ा सा नज़र हम ट्रेड स्विंग्स पर भी नज़र रखेंगे। ये डेवलपमेंट ईएमएस सेगमेंट को लेकर था। लेट्स ब्रिंग हीरो मोटोकॉर्प। एक बार स्क्रीन पे हीरो मोटोकॉर्प लेके आइए। 5402 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आज वो स्टॉक्स जिन्होंने अपने लोअर ट्रेजेक्टरी से नीचे के कुछ अहम सपोर्ट से एक पुल बैक दिया है, उस पर हीरो मोटोकॉर्प है। अब मैं जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तक 31 जुलाई, यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, इन 2 महीनों को हीरो मोटोकॉर्प ने डोमिनेट किया है और हर बार 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है। राजेश सतपुते जी 5403, और एक बार प्लीज स्क्रीन पर रोलोवर्स रखिएगा। अच्छा पैटर्न, 3 दिन से 20 डेमा पे सपोर्ट लेके पुल बैक देता हुआ। कुछ इस ट्रेड में आपका लॉजिक बैठ रहा है, आई मीन इस स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखो तो 5280 से लेकर 5300 इसका एक लोअर साइड का सपोर्ट है, और जो सप्लाई है वो है करीबन 5460 से लेकर 5500। तो एट लेवल ऑफ 5390 अगर आपके पास पोजीशन है तो आप कंटिन्यू करें 5460 से लेकर 5500 तक के टारगेट के लिए। तो स्विंग है, आप कह सकते हैं ये मीडियन है 5350 के आसपास। तो एट दिस लेवल थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन पोजीशन है तो कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस आपका 5360 के नीचे होगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अगर है तो होल्ड कर सकते हैं फिलहाल ये राय। और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। एक बड़ी खबर एड्रेस करते हैं, दिल्ली से असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोडाफोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर? देखिए, शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले सरकार ने कहा था कि सुनवाई को आप टाल दीजिए और 6 अक्टूबर को इसकी सुनवाई कीजिए। लेकिन जो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर पर इंटरेस्ट है और पेनल्टी है उसको माफ करने की मांग रखी है। ये बता दूं कि पिछली याचिका से थोड़ी सी डिफरेंट है। पिछली याचिका में वोडाफोन आइडिया ने एजीआर को रिकैलकुलेट करने की मांग रखी थी। उनका कहना था कि एजीआर सरकार ने जो नई रकम लगाई है उसके ऊपर उसको रिकैलकुलेट किया जाए, रीअसेसमेंट किया जाए। लेकिन उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा है कि जो एजीआर का इंटरेस्ट है और पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट के केस का भी उदाहरण दिया। उसने कहा कि 9 जजों की बेंच ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है वो माफ की थी। तो इसमें कंपनी को इसी आधार के ऊपर उसको भी रिलीफ दी जाए। हालांकि अब कंपनी की याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, तब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरह के आदेश उसमें पारित करता है। असीम, इस खबर को अगर मैं थोड़ा सा समझूं, आई मीन लास्ट अगर आप देखें जो सुनवाई थी 26 अक्टूबर वाली, और उसमें
जो स्टेट नहीं उससे पहले जो थी उसमें एटलीस्ट सरकार के जो का पक्ष था उससे लग रहा था कि थोड़ा सा लिबर्टी मिलेगी सरकार की तरफ से। इन दोनों केसेस में अगर एजीआर रिकैलकुलेशन में जाएं या फिर यहाँ पे पेनल्टी और ये जो ब्याज है ये दोनों में से ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा वोडाफोन को, कौन से केस में? देखिए, अगर रीअसेसमेंट और रीकैलकुलेशन होता तो वोडाफोन आइडिया को कुछ शायद ज्यादा फायदा इसमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक बार सारे अकाउंट्स ऊपर ओपन हो जाते और उसके बाद दोबारा से सारी प्रोसेस को पूरा करना पड़ता, जिसमें कि काफी ज्यादा डिले होता है। तो कंपनी ने अब एक नई पिटीशन दायर कर दिया और ये कहा है कि जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। तो ये नई पिटीशन है, अगर सरकार इस नई पिटीशन को भी सपोर्ट करती है, शायद यही वजह होगी कि ये वोडाफोन आइडिया ने पिटीशन नई दाखिल की है, इसी वजह से सरकार ने थोड़ा सा वक्त मांगा है। सरकार इसके ऊपर सोच विचार करना चाहती है, तो इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था। अब ये नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल वोडाफोन आइडिया ने की है, तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नई पिटीशन के ऊपर क्या रुख लेता है, क्योंकि पिछली पिटीशन को लेकर के सरकार काफी सपोर्टिव थी। अब ये नई पिटीशन है जिसमें कहा गया कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की रकम को माफ कर दिया जाए। एक बकायदा 1 से 2 केसेस का उदाहरण भी दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ भी किया, जिसमें कि नो जो की बेंच ने जो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, वहां पर नो जजों ने इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कंपनी की काफी कंपनियों की माफ की थी। तब सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, तब देखना होगा कि क्या कंपनी की इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ होती है या नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असीम जी ये जानकारी देने के लिए और ये खबर बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया की तरफ से अब ये नई याचिका एजीआर ब्याज और पेनाल्टी को माफ करने की पिटीशन दी है। शरद जी, जैसे कि आप सुन भी रहे थे हम असीम जी को, पहले पिटीशन को लेकर भी सरकार सपोर्टिव थी, अब ये नई पिटीशन कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको कि सरकार की तरफ से शायद अगर ये राहत मिल जाए तो कितनी बड़ी जीत होगी वोडाफोन आइडिया के लिए? और देखिए, इस खबर के बाद एक वर्टिकल राइज लगभग 3.5% ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है वोडाफोन आइडिया कारोबार अभी। जी, मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पेनल्टीज और ड्यूज का काफी बड़ा पोर्शन है टोटल आउटस्टैंडिंग्स में। अगर वो राहत भी इनको मिलती है तो इनके लिए काफी बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशनल नंबर्स से पूरे अमाउंट का पेमेंट करना इनके लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। तो सरकार को भी ये चीज मालूम है और सरकार भी चाहती है कि 3 प्लेयर्स और साथ में जिस तरीके से वो बीएसएनएल को एनहांस कर रहे हैं या भी लॉन्च कर रहे हैं उसका फायदा दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये होता है तो वोडाफोन के लिए काफी बड़ी राहत होगी और एक री रेटिंग की गुंजाइश सर्टेनली बन जाएगी, सब्जेक्ट टू ये क्लियर हो जाता है। ओके, सबसे बड़ी राहत हो सकती है फिर वोडाफोन आइडिया के लिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट आती है वोडाफोन को लेकर। और सबसे पहले ये खबर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट आप देखें 24,723 के लेवल पर, वहीं निफ्टी कर रहा है कारोबार। निचले से ठीक ठाक रिकवरी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे ऑयल एंड स्पेस को लेकर। ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर सुबह से आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली, 5% की करीब तेजी। लेकिन सवाल ये कि ओएमसी स्पेस में ऐसा क्या हुआ जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इस खराब मार्केट में भी? ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए ओएमसी स्पेस में अच्छी रैली आज। गुड आफ्टरनून श्रेया। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अगर आप देखें तो ये स्पेस ऐसी है जहां पर आपको बढ़िया तेजी नजर आ रही है। अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे छोटे स्टॉक्स देखें या फिर बड़े एफएनओ के स्टॉक्स देखें, सब में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 से लेकर 5% की तेजी जो है दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिली। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो रिफाइनिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी बड़ा मूव है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सभी में अगर आप देखें तो जबरदस्त खरीदारी के साथ एक मूव देखने को मिल रहा है। अब बड़ी बात है कि दरअसल इनमें स्टॉक्स में तेजी आई क्यों है? तो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनकी सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ एक मीटिंग हुई है। और मीटिंग में अगर आप देखें तो इन एनर्जी कंपनीज की वैल्यू अनलॉकिंग के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। वैल्यू अनलॉकिंग इनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो इन सभी कंपनीज के पास असेट्स बहुत सारे हैं। तो अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, चाहे इन्वेट्स के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से, जो कि हमने और दूसरी सरकारी कंपनीज में देखा कि इन्वेट्स आए हैं, तो अपने आप में बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनीज के मार्केट कैप, वैल्यू अनलॉकिंग और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर भी काफ़ी बढ़िया चर्चा देखने को मिल रही है।
अब सरकार ने कहा है कि वो बिजनेस में ज़्यादा दखल यहाँ पर नहीं देंगे और जो एनर्जी की कीमतें ये रिलेटिवली स्थिर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर कीमतों में बड़ा उछाल आता भी है तो जैसे प्रीवियसली कोविड के बाद हमने देखा था कि सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिए, तो सरकार आश्वासन दे रही है कि इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्टर पर अगर आप देखें तो बड़ा ओवरहैंग क्या होता है कि एक तो एनर्जी प्राइसेस हैं, दूसरा सरकारी इंटरवेंशन है, तो स्थिर पॉलिसी का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो एनर्जी प्राइसेस भी मोर और लेस काफ़ी लंबे समय से एक स्टेबल साइड पर देखने को मिल रहे हैं। एक और खबर वीकेंड के दौरान आई थी और जो काफ़ी बढ़िया खबर थी पूरे सेक्टर के लिए, जहां पर अंडमान में तकरीबन अगर आप देखें तो कुछ ऑयल डिस्कवरी, नेचुरल गैस की डिस्कवरी यहां पर देखने को मिली है। तो इसने भी खबर ने देखें तो सेक्टर का मूड माहौल सुधारा है और इसी के चलते आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। और इसी तर्ज पर ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश नजर आए थे। सुबह मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट उनकी तरफ से। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। टॉप कैश कॉल लेंगे हम गाबा से मानस जी और सोमिल मेहता जी से। सोमिल जी बताइए, कैश कॉल के लिए क्या चुना है आपने? मैंने कैश कॉल के लिए चुना है रेडिंगटन, और रेडिंगटन में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम किया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है और छोटा सा करेक्शन लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिला था, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंप्लीट हुआ है और यहाँ से नई रैली ऊपर की तरफ शुरू होगी। टारगेट है 305 का और स्टॉप लॉस लगाना है 262 पर। ओके, रेडिंगटन करीब पे 350 पे 270 पे ट्रेड करता हूँ। आपका बाय कॉल। मानस, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? विनय जी देखिए, कैश कॉल के लिए सुब्रोज लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 1165 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 1275 1275 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, सुब्रोज में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। बताइए गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है बैंकिंग क्षेत्र से CSB, कैथलिक सीरियन बैंक। ट्रेड करा 367 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब समवेयर अराउंड आई थिंक यस 364 लगाना चाहिए। ₹2 का स्टॉप है। आई थिंक 380 पॉसिबल है कैथलिक सीरियन बैंक CSB। CSB आपका बाय कॉल। तो यहाँ पे कैश कॉल्स पूरी हो गई और CSB 366.75 पे। मैं इनफैक्ट बैंक्स पे ही उतरने वाला था। देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि अभी हमारे पास कोई सपोर्टिव स्टैट्स नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आज का लो निफ्टी बैंक का बहुत ही मीनिंगफुल है। बस आप ये कह सकते हैं कि आज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने अच्छा किया, HDFC बैंक ने आज अच्छा किया। और HDFC बैंक जो कि मैं सुबह से 3-4 बार उसकी का जिक्र कर ही चुका हूँ, एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम, मेरे ख्याल से प्रकाश सर ने कॉल भी ली थी HDFC बैंक पे जब हम उनसे ट्रेड पूछ रहे थे, इज़ नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई। मतलब 200 का लो लगाने के बाद फर्स्ट एवरेज को ऑन रिवर्सल स्ट्राइक करता हुआ 10 डे में। पर आइए आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पे, जिसकी सुबह से मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ, अनुज और मैं कर भी रहे थे बात। इट्स 7401, पहला वो इंडेक्स जो कि कल के हाई को क्रॉस कर चुका है, यानी शुक्रवार के हाई को क्रॉस कर चुका है। सोमिल, आपकी स्कैनिंग क्या कहती है? आई मीन SBI का सुबह ट्रेड हमने लिया था 861 पे, देन कैनरा बैंक में अभी बात भी करी उसकी। आप यहाँ से पोजिशनली लॉन्ग जाने में कंफर्टेबल किस में है? ये देखिए डे हाई पर खड़ा हुआ है आपका SBI, आप किस में कंफर्टेबल है लॉन्ग में? आई थिंक PSU बैंक्स ने जो लास्ट 2-3 हफ्तों में इतनी अच्छी रैली दिखाई थी, वो रैली मुझे लगता है कि वो मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली कंटिन्यू होगी। इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा पिक मैं हमेशा कैनरा बैंक प्रेफर करता हूँ ऑन एनी PSU बैंक्स। कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि 10 डेली मूविंग एवरेज पे फिर से सपोर्ट लेके ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा कैनरा बैंक का, वो अराउंड 128 के आसपास होता है। और आज का जो लो है वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है 118 का, जो एक स्टॉप लॉस की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैनरा बैंक PSU बैंकिंग स्पेस से ये भी अच्छा लग रहा है 2.5% की तेज़ी के साथ। PSU बैंक्स जो कभी पहले बैकफुट पर कामकाज किया करते थे, अब लीड कर रहे हैं। और PSU बैंक्स के मार्केट कैप की बात करें तो सिंस फाइनेंशियल ईयर 20 से 5 गुना बढ़ गए हैं। अब री रेटिंग की संभावना यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस जता रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे कुछ अपडेट्स आते हैं यहाँ पर।
इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे राजेश पालविया जी। राजेश पालविया जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की कॉल क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून शीरा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एनटीपीसी। स्टॉक को देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक एक रेंज में बिताए हैं, तो हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। 347 348 के टारगेट के लिए एनटीपीसी पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 338 के आसपास। ओके, एनटीपीसी यहाँ पे खरीदारी की राय। और पिछले कुछ सत्रों से देखें आप, एनटीपीसी, एनएचपीसी, स्पेशली रेगुलेटेड यूटिलिटीज़ में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर पॉजिटिव रुख अपना रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश पालविया जी की तरफ से। चलिए अब एक और न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। निफ्टी रीबैलेंसिंग के लिए आज एडजस्टमेंट होगा और किन शेयरों की एंट्री होगी, कौन से शेयर बाहर होंगे, एक बार रिविजिट करते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताएं। तो आज आखिर के आधे घंटे में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी, और आज जो रीबैलेंसिंग होगी तो कल से लागू हो जाएगी। दो काउंटर्स जिन पे खास नज़र रखनी है, उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिगो है, और इंडिगो जो है निफ्टी में शामिल होने वाला है, और आज लगभग $550 मिलियन के आसपास की खरीदारी, यानी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की बाइंग यहाँ आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर भी आज से निफ्टी का पार्ट होने वाला है, और अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग $372 मिलियन की बाइंग यहाँ संभव है। इसका मतलब ये है 3,200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज यहाँ भी आपको आते हुए नजर पड़ेंगे। दो काउंटर्स जहाँ आपको निफ्टी से एक्सक्लूजन दिखाई पड़ रहा है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। 200 से 300 मिलियन डॉलर्स, यानी ब्रॉडली अगर हम देखें तो 1500 से 2500 करोड़ रुपए के बीच इन दोनों काउंटर्स में आउटफ्लो आपको होते हुए नजर पड़ेंगे इंडिविजुअली, जो कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स हैं। नॉर्मल एवरेज से लगभग 10 गुना ज़्यादा आज इन दोनों काउंटर्स में वॉल्यूम्स रहेंगे। बाकी के वेटेज अप और डाउन की भी बात करते हैं। एसबीआई, आईटीसी और बजाज फिनसर्व, ये 3 काउंटर में आपको वेटेज बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे, और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 काउंटर्स हैं जहां वेट डाउन होता हुआ नजर पड़ेगा। तो यहां भी थोड़े बहुत सेल फ्लोज आपको आखिर के आधे घंटे में दिखाई पड़ेंगे। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन एग्जिट्स और एंट्रीज पे टिप्पणी करने के लिए। तो आखिरी के आधे घंटे में ये इम्पैक्ट विजिबल होगा, उस वक्त आएंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका। अब एक काम करते हैं, आज के जो ऑप्शन ट्रेड्स हैं, धमाकेदार ऑप्शंस, उन पे बात करते हैं। पहला ट्रेड पिक करेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, यहाँ पे ट्रेड रहेगा आईएक्स में। आईएक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पे स्टॉक मुझे लगता है 145 148 के लिए एकदम अपमूव के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 145 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹4 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹2.40 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे टुवर्ड्स 6, और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 8 इसके नेक्स्ट टारगेट है। ओके, 145 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको आईएक्स का। ये हो गई शिल्पा जी की पिक। बताइए मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं धमाकेदार ऑप्शन के लिए? तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए इंडियन बैंक पे खरीदारी करनी है, इसकी ऑप्शन में खरीदारी करनी है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अक्टूबर मंथ का 720 का कॉल ऑप्शन जो ₹26 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। ₹20 का स्टॉप लॉस लगाना है। ₹35 की टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है किस इस पे अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, क्लाइंट्स को सिमिलर नोट पे एक कॉल है इंडियन बैंक। शुक्रवार के प्राइस डैमेज के बाद पीएसयू बैंक्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स हैं, उसमें एसबीआई फॉलोड बाय इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, हिंदुस्तान जिंक पे नज़र है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें लगता है 475 480 की तरफ ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अक्टूबर सीरीज में 470 का कॉल ऑप्शन जो कि ₹15 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए करीब ₹22 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब ₹12 के आसपास। ओके, हिंजिंग पर फिलहाल ये राय होगी धमाकेदार ऑप्शन के लिए। पालवेजो ने हिंजिंग चुना है। मेटल स्पेस में मोमेंटम इंटैक्ट। इंटरग्लोब एविएशन की चर्चा हो रही थी यतिन जी अभी, जब निफ्टी रीबैलेंसिंग का जिक्र कर रहे थे। इंडिगो का चार्ट रखे एक बार स्क्रीन पर, और पिछले 1 महीने में इसने कंसोलिडेट किया है। हालांकि इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 21% का रिटर्न। शिल्पा जी, इंटरग्लोब एविएशन इन सरों पर कैसा लग रहा है? आपने 52वीं हाई से तो करेक्ट हो चुका है, क्या किया जाए?
जी शेयर बिल्कुल, यहाँ पे 5450 5460 के बैंड से एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो 5800 के 100 तक के भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं। तो आई बिलीव इंडिगो इज हेडिंग टुवर्ड्स 5800। ओके, 5800 तक इंटरग्लोब वेरिएशन जा सकता है। शिल्पा जी की ठीक ठाक लग रहा है ये स्टॉक, तो खरीदारी कराएं इनकी तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और को वर्किंग सेक्टर की कंपनी वी वर्क इंडिया का आईपीओ 3 अक्टूबर से खुलेगा। आईपीओ की रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए होगा, ये कहना है कंपनी के एमडी एंड सीईओ करण विरवानी जी का। करण विरवानी ने से खास बातचीत की यतिन मोहता जी ने, क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। करण, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। को वर्किंग स्पेस की बात करते हैं। बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज ऑलरेडी इस स्पेस में हैं और आपसे बहुत नजदीक से कॉम्पीट करती हैं। तो आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, कैसे वी वर्क डिफरेंट है और आप अब आईपीओ ला रहे हैं, तो कैसा अभी तक का फीडबैक रहा है आपको इन्वेस्टर्स से? छोटे ऑफिस के साथ क्विकली स्केल अप कर सकते हैं। उसको दे डोंट नीड टू पे दिस अपफ्रंट cost, they don't need to take any heavy cost, and through our platform they can scale in one location, scale across the country, scale also across the globe. So अभी 8 साल में हमने ये बिजनेस 8 मिलियन स्क्वायर फुट तक ग्रो किया है। वीवर्क की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो ऑब्वियसली साउथ में वॉल्यूम वाइज एक बड़ा मार्केट है, तो क्या आप वेस्ट और नॉर्थ मार्केट्स में भी स्केल अप इसी तरीके से करेंगे या अभी भी बैंगलोर, हैदराबाद है, पुणे है, ये बड़े मार्केट्स रहेंगे? अभी हमारा प्रेजेंस बैंगलोर में अभी 30-35% हमारा पोर्टफोलियो वहाँ है, और फिर मुंबई और गुड़गांव उसके बाद हमारे बिग सिटीज है, और अभी चेन्नई, हैदराबाद और पुणे हमारे ग्रोथ सिटीज है। तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग वेयर न्यूअर कंपनीज, न्यूअर जीसीसीज आर ग्रोइंग विद इन दीज सिटीज। जो फ्रेश फंड्स आप ले रहे हैं उसमें किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उसको, और इंक्रीमेंटली जो कैश फ्लो आप बनाएंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी आप होंगे, तो फोकस और इन्वेस्टमेंट किस स्पेस और सेगमेंट में आप करना चाहेंगे? तो ये आईपीओ में एक फ्रेश इश्यू नहीं है, कंप्लीट ओएफएस है, और वो प्रोसीड्स एम्बेसी और वीवर्क दे आर बोथ सेलिंग प्रोपोर्शनली। एम्बेसी के साइड में वो कैपिटल डेट रिड्यूस करने के लिए जा रहा है, और फर्दर हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, हमारे दूसरे एसेट्स है, और बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है। वीवर्क और श्रेया, पता है स्पेशली पोस्ट कोविड जो लोग खुद का काम करते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में देखिए ना, ये कल्चर बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। हमारी बिल्डिंग में तो नहीं, आप लेकिन दिल्ली के, नोएडा के हर सेक्टर में चले जाइए, आपको ऑफिस स्पेस, कोवर्किंग स्पेस, मीटिंग हॉल्स, तो ये कल्चर भी अब भारत में अच्छा डेवलप हो रहा है। खैर, अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और थोड़ा सा निफ्टी लेके आइए। जैसे कि मैं कह रहा था कि स्टिल मेरे पास ऐसे कोई स्टैट्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि हमने शुक्रवार के लो को या फिर आज के लो को बहुत रिस्पेक्ट दी। एक बार जरा पुट राइटर्स को देखते, देखिए एक चीज़ है, बस एक चीज़ जो हमारे फेवर में जाती है आज के लिए और कल के लिए, एंड दैट्स एक्सपायरी। आपकी स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा पुट कौन सी बिकी है? वो बिकी है 24,700, 2 करोड़ 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, यानी इंडेक्स जो है एटलीस्ट एक ऐसी रेखा खींचने की तैयारी कर रहा है कि शायद ये क्लोजिंग या फिर सीरीज जो है एक्सपायर 24,700 के ऊपर ही हो। और एक और चीज़ हमारे फेवर में जाती है कि हमने प्रीवियस दोनों फॉल्स में 11 अगस्त और 1 सितंबर 100 डेमा को बहुत दिन तक सरेंडर करके ट्रेड नहीं किया। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। लेट्स से 24,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। और एक बार निफ्टी बैंक पे आइएगा, निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा, हालांकि कल के लो से हम बहुत ऊपर नहीं है, बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट नहीं करा है, बट 54,000 पे, 54,200 पे, इन दो स्ट्राइक्स पे 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाई 23 लाख का पहुंच गया है और 54,200 पे करीब 3 लाख का। तो एक एटलीस्ट कल और आज के लिए दोनों ही इंडिसेस एक बेस बनाने की कोशिश करते हुए, खैर एक काम करते हैं, यहाँ से अब हम 4 का चौका का ट्रेड शुरू करते हैं, सीक्वेंस शुरू करते हैं, और क्रम आपकी स्क्रीन पे है जिस क्रम में ये ट्रेड्स पिक किए जाएंगे। और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन, और
शिल्पा जी के पास हमेशा ये जो है ना पद रहता है सस्ता ऑप्शन का। आज का सस्ता ऑप्शन भी वही देंगे। उसके बाद आएगा राजेश पालवे जी, आज का एफएनओ सुपरस्टार वो पिक करेंगे। उसके बाद प्रकाश गावस्कर पिक करेंगे आज का चार्ट का चमत्कार, और आज की मिड कैप फंडा कॉल शरद जी। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आप? हाँ जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे भेल पे बीएचएल पे थोड़ा ध्यान है। 230 टू 32 बैंड पे किसका अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है 240 टू 245 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 240 का कॉल ऑप्शन जो रफली 5 रुपए 80 पैसे 6 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 9 का है, अगर सस्टेन होता है तो 12 से 15 भी जा सकते हैं। बेल यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो इनफैक्ट यहाँ पे 255 से 260 भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं। ओके, भेल की अक्टूबर की 240 की स्ट्राइक बाय करनी है आपको। चलते हैं राजेश पालवे जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बीपीसीएल पसंद आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से अगर हम देखें तो सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में पिछले 2-3 हफ्तों में लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। बीपीसीएल फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हमें लगता है अक्टूबर फ्यूचर में आ सकते हैं 348 350 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 335 के आसपास। बीपीसीएल शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में 5% करीब चढ़ गया। गाबा सर, चार्ट का चमत्कार बताइए, नेगेटिव साइड पे दिख रहा है चमत्कार या पॉजिटिव साइड पर? पॉजिटिव मेरे ख्याल से होना चाहिए, और स्टॉक होना चाहिए मेरे ख्याल से बीपीसीएल। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल अभी दिया ना पालविया जी ने एफएनओ सुपरस्टार के लिए। पकड़े गए गाबा सर आप। दूसरा स्टॉक सॉरी मैम, ओके ये निकल गया, कोई बात नहीं। भारत फोर्ज दे देते हैं, चलेगा ये? बिल्कुल दौड़ेगा। भारत फोर्ज 1224 के आसपास ट्रेड करते हैं, और ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप होगा करीब 1212 का, 12 रुपए का स्टॉप रहेगा। टारगेट 1260 भारत फोर्ज। ओके, 1260 के लिए भारत फोर्ज में दाव लगाने की बात कर रहे हैं गाबा सर। मिड कैप फंडा शरद जी बताइए, मिड कैप फंडा के लिए क्या चुना है आपने? जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है आईएफबी इंडस्ट्रीज। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ब्लैंकिंग कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बनाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में एक तगड़ा मार्केट शेयर है 34% के आसपास का, और कंपनी कुछ एक्सपेंशन कर रही है लॉन्ड्रेट्स और कमर्शियल लॉन्ड्री सॉल्यूशंस में, होटल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में साफ साफ दिखना चाहिए। नए प्रोडक्ट इनोवेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अप्लायंसेस भी कंपनी फोकस कर रही है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में पेनिट्रेशन बढ़ाने की भी योजना है। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन वगैरह करके EBITDA मार्जिन को 10% के ऊपर FY26 में ले जाने की योजना है। आफ्टर सेल सर्विस और चैनल एक्सपेंशन की भी बात कंपनी कर रही। तो हमें लगता है ये सबके फलस्वरूप काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए, और अगले से एक साल में हमें लगता है कंपनी 55-50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2200 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईएफबी इंडस्ट्रीज। ओके, आईएफबी इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब एक रिकैप आपके लिए। 4 का चौका की शुरुआत की हमने शिल्पा जी के साथ। सस्ता ऑप्शन उन्होंने चुना बीएचईएल को, और ये कह रही हैं कि 240 के कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। 15 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड, 2 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिर पालवे जी ने बीपीसीएल में दाव लगाने को कहा, एफएनओ सुपरस्टार के लिए फ्यूचर्स में खरीदारी कराई। 350 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 335 का आपको स्टॉप लॉस